मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अपना कल का जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे थे? जनसंख्या। ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या कारण हमारे भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या रीजन्स हैं जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि होती है। इसी में जो नेक्स्ट है वो उसमें हम देखेंगे भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो किस प्रवृत्ति से हुई है, मतलब किस तरीके से उसका जो है वृद्धि एक तरीके से हुई है उसकी। ठीक है, तो इसमें हम अलग अलग अवस्थाएं इसकी देखेंगे, किन किन अवस्थाओं में हर जो है मतलब बहुत सारे सालों के अंदर एक अवस्था को बताया गया है कि पहले जैसे वृद्धि हुई, फिर कमी हुई, फिर एकदम से वृद्धि हो गई। किस प्रकार की जो प्रवृत्ति हमारे यहाँ पाई गई वो किस प्रकार से है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारी क्लास शुरू होती है उसमें हमने बात करेंगे इसमें कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। देखिए, सबसे पहले थॉमसन नाम के एक विद्वान रहे। कौन? थॉमसन। थॉमसन ने एक सिद्धांत दिया, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। ठीक, इस सिद्धांत में क्या बताया उन्होंने कि भारत के अंदर बहुत सारी यानी 3 अवस्थाएं पाई गई हैं जिनके अंदर जनसंख्या का विस्तार हुआ है। इन्होंने जो विस्तार बताया उसमें बताया कि 3 अवस्थाएं हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि की, 1901 से 1921, 1921 से 1951 और एक 1951 से 1981 तक। ठीक, ये 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई। पहली अवस्था के अंदर इन्होंने बताया कि मध्य जनसंख्या संक्रमण, यहाँ पर जो जनसंख्या संक्रमण होता है उसकी प्रथम अवस्था ये थी, द्वितीय ये और तृतीय अवस्था को इस रूप में इन्होंने बताया। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जो एक जनसंख्या संक्रमण की एक आदर्श जो स्थिति होती है ये थॉमसन के अकॉर्डिंग थी। अब जो एक आदर्श विभाजन उसका किया गया है वो किस प्रकार से किया गया, देखिए पहले हम देखें तो 1901 से 1921, 1901 से 1921 के बीच में क्या था? मंद वृद्धि की अवस्था थी। मंद वृद्धि की अवस्था मतलब इस टाइम पर जो ये टाइम पीरियड है इसमें जो वृद्धि हुई थी वो मंद गति से हुई थी। देखिए कैसे भारत में इस टाइम जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर थी, जनसंख्या वृद्धि दर, इस टाइम पे जनसंख्या वृद्धि दर 0.27% थी। देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसमें सबसे पहले हमने देखा थॉमसन नामक विद्वान ने बताया कि उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। और उस सिद्धांत में उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई, 1901 से 1921, 21 से 51 और 51 से 81। 3 अवस्थाएं हो गई। इन तीनों अवस्थाओं के बाद एक जो कॉमन यानी जनरल व्यू जो आया उसमें जो है पूरे भारत को 4 अवस्थाएं बताई पूरे भारत में। अब पहली अवस्था में 1901 से 1921 के बीच में उन्होंने बताया, जो सामान्य एक जनरल व्यू है उसमें, कि इसमें मंद वृद्धि हुई, मतलब बहुत कम वृद्धि हुई। जो वृद्धि दर थी वो कितनी रही? 0.27% इसमें वृद्धि दर रही। देखिए इसी के अंदर देखो, अब 1901 से 1921 का जो टाइम पीरियड था उसमें 1901 से 1911 तक तो जनसंख्या में वृद्धि होती रही, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि 1911 से इस वृद्धि के अंदर ऋणात्मक वृद्धि होने लगी। मतलब जनसंख्या जो है जिस दर से बढ़ रही थी उसी दर से अब कम होने लग गई। ऋणात्मक वृद्धि का मतलब होता है कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही थी पहले उसी दर से उसमें कमी आना। जब 1901 से 1921 का जब टाइम चल रहा था हमारे यहाँ पर तो मंद वृद्धि हो रही थी और जो जनसंख्या का जो वृद्धि दर थी वो हमारे 0.27% थी। फिर 1901 से 1911 के मध्य का जो टाइम था उसमें तो वृद्धि हुई, लेकिन 1911 से और 1921 के बीच में क्या हुआ कि वृद्धि ना होकर उसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई। ऋणात्मक वृद्धि मतलब कि उसके अंदर जो है जनसंख्या में कमी आई। देखिए 1911 तक की अगर बात करें तो 1911 में भारत की जनसंख्या कितनी थी?
25.21 करोड़। लेकिन वहीं पर 1911 में ये थी, और 1911 से 1921 के बीच में इसकी जनसंख्या हो गई कितनी, 25.13 करोड़। मतलब जनसंख्या बिल्कुल बढ़ी नहीं, लेकिन बल्कि उसमें कमी और आ गई। इस चीज़ को समझना कि जब ये दौर चल रहा था हमारा, तो यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि हुई। ये नहीं लिखेंगे कि ऋणात्मक कमी हुई, ऋणात्मक में खुद ही पहले से कमी आ गई है। हमेशा उसको इसी रूप में लिखेंगे कि ऋणात्मक वृद्धि हुई। ऋणात्मक मतलब वृद्धि इन द सेंस कि जो दर अभी चल रही थी उस दर में कमी आ गई। तो 1901 से 1911 तक जो जनसंख्या थी वो हमारी 25.21 करोड़ थी। लेकिन 1911 से 21 के बीच में 1901 से 1911 तक कितनी रही, इतनी 25.21। 1911 से 1921 के बीच हो गई वो 25.13 करोड़। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ 21 था, यहाँ 13 था। यहाँ जो डिफरेंस आया उसको हमने ऋणात्मक वृद्धि कहा है। इतनी चीज़ में अभी तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब क्या हुआ, इसी आधार पर जो है 1921 का जो साल है, 1921 का जो साल है उसको प्रथम जनांकीय विभाजक वर्ष कहते हैं। 1921 का जो साल है उसको हम क्या कहते हैं, प्रथम जनांकीय विभाजक। ठीक, विभाजक वर्ष कहते हैं। इसके बाद देखिए, अब हमने 1921 तक की बात की। दूसरा जो टाइम पीरियड था या जो अवस्था थी हमारी, वो रही 1921 से 1951 तक। ये क्या हुआ, इसके अंदर स्थिर जनसंख्या वृद्धि। स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवस्था इसको कहेंगे हम। जो 1921 से 1951 की जो एज थी, जो टाइम पीरियड था, उसको स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवस्था कहा गया। तो इसको स्थिर क्यों कहा गया, क्योंकि 1921 के पश्चात क्या हुआ कि भारत में जनसंख्या में वृद्धि तो हुई, परंतु ये वृद्धि अचानक तीव्र गति से ना होकर क्रमिक रूप में धीरे धीरे हुई। देखिए, एक तो एक साथ ही 1921 में आया और 1922 तक ही क्या हुआ, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, मतलब अचानक से वृद्धि हो गई। इस रूप में ना हो करके इसके अंदर जनसंख्या का धीरे धीरे जो है विस्तार होता गया, या फिर जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि होती गई, धीरे धीरे वृद्धि हुई। जो ये धीरे धीरे वृद्धि हुई, इसी को क्रमिक रूप में जो हुई, इसी को हमने स्थिर जनसंख्या कह दिया। और इस जो अवस्था थी, इसमें जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी, प्रतिवर्ष की जो वृद्धि दर हमने उसमें देखी, उसमें हमारी कितनी वृद्धि दर थी, उसके अंदर फर्स्ट जो अवस्था थी उसमें 0.27% थी, और जो दूसरी अवस्था आई उसके अंदर हमारे 1.45% की वृद्धि इसमें देखने को हमें मिली। जो जनसंख्या वृद्धि जो है मिली वो 1.45% वृद्धि इसके अंदर देखने को हमारी मिली। ठीक, फिर जो ये था 1951 का जो ईयर रहा उसको द्वितीय जनांकीय विभाजक वर्ष कह दिया। अभी तक हमने दो अवस्थाओं की बात की। प्रथम अवस्था में क्या था, मंद गति से वृद्धि हो रही थी। दूसरी अवस्था में स्थिर जनसंख्या वृद्धि है, मतलब धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, एक साथ वृद्धि ना होकर धीरे धीरे उसमें वृद्धि हो रही है। उसमें तो दर थी वो 0.27% थी, इसमें दर है 1.45% तक। ठीक, अब हमारी जो तीसरी अवस्था आती है वो है तीव्र वृद्धि की अवस्था। और तीव्र वृद्धि की अवस्था 1951 से 1981 के मध्य की मानी जाती है। ठीक, जो तीव्र वृद्धि की अवस्था थी इसके अंदर जो दर हो गई वो 2.2% हो गई। अब देखिए, आप लोग इसको समझिए, पहले दर कितनी थी 0.27, फिर दर हुई कितनी 1.45%, अब दर हो रही है 2.2%। मतलब अब तीव्र जनसंख्या वृद्धि हो रही है। 2.2% की दर से जब प्रतिवर्ष वो वृद्धि हो रही है तो हमारे क्या हुआ, यहाँ पर तीव्र वृद्धि की अवस्था उसको हम कहेंगे। ठीक है, जो ये वाली जो अवस्था है इसको विस्फोट की, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट
अवस्था भी इसको कहते हैं। किसको? 1951 से 1981 की जो अवस्था थी उसको जनसंख्या विस्फोट अवस्था कहते हैं। ठीक, इतनी चीज़ में समझ में आई। पहले में वृद्धि दर कितनी थी हमारी? 0.27, फिर आई कितनी? 1.45, फिर आई हमारी 2.2%। ठीक, अभी तक हमने 3 अवस्थाओं की बात की है। चौथी जो अवस्था हमारी आती है वो आती है घटती या घटती वृद्धि दर, घटती वृद्धि दर की अवस्था। देखिए 1981 के बाद की जो अवस्था है उसको ये वाली अवस्था का नाम दिया गया। इस अवस्था में क्या रहा कि इसमें घटने की प्रवृत्ति को दिखाया गया। देखिए हमने बात की कि हमारी जो वृद्धि दर हो रही थी, जो वृद्धि दर हो रही थी वो बढ़ रही थी। अब क्या है, जो हमारी जनसंख्या है उसकी जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या वृद्धि जो दर है वो कम है। इसमें देखिए 1981 की अगर बात करें तो वृद्धि दर 2.2% थी, अभी हमने बात की 81 तक। 1991 में जब 10 साल बाद की बात करें तो उसमें 2.14% हो गई। फिर 2001 में अगर हम बात करें तो 1.93 पर ही आ गई वो वृद्धि दर। और अब 2011 की अगर बात करें तो 1.64 थी हमारी, और 2021 के जो आंकड़े हैं वो अभी हमारे पास आए नहीं हैं। तो घटती वृद्धि दर की अवस्था, मतलब इसमें जो वृद्धि दर है वो घट रही है। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन वृद्धि दर घट रही है। कैसे? देखिए जनसंख्या में वृद्धि होना और हर साल 10 साल में उसकी वृद्धि दर कितनी है, दर मतलब किस रफ्तार से वो बढ़ रही है, वो दर यहाँ पर कम है। ठीक, जनसंख्या में वृद्धि होती है लेकिन उसकी दर जो है वो अगर कम है तो जनसंख्या स्टेबल रखी जा सकती है। इतनी चीज़ समझ में आई। हमारी 4 अवस्थाएं थी, हमने चारों अवस्थाओं के बारे में देखा। फिर यूएनओ के अनुसार 2003 तक जो है भारत में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन गया था 2003 तक। अब 2011 की जनगणना में हुआ कि भाई भारत जो है वो दूसरे जनसंख्या की अगर दृष्टि से हम बात करें तो वो दूसरे नंबर पे आता है। हमने बात की थी कि हमारे यहाँ 17% के आसपास पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका 17% जनसंख्या कहाँ मिलती है? हमारे भारत में पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आती है, हाँ एक चीज़ इसमें छूट गई, जो ये जनगणना हुई है ना 2011 वाली, ये हमारी 15वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? ये 15वीं जनगणना है। जो हमारी जनसंख्या जो हुई थी 2011 के अंदर जो जनगणना हुई वो 15वीं जनगणना मानी जाती है। और यहीं से जो हमारी पहले क्या है, हमारी जनजातियाँ, अनुसूचित जाति जनजातियों की जनगणना नहीं होती थी, लेकिन जब ये 15वीं जनगणना हुई तो इसके अंदर ही हमारे जून 2011 से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की जनगणना भी होने लगी है। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम बात करें तो पूरे भारत के अंदर जनसंख्या कितनी है, आंकड़ों के हिसाब से अगर बात करें 2011 के तो अभी तक 121.02 करोड़ है। आज वर्तमान में चाहे कितनी भी हो गई हो, आपको एग्ज़ाम में यही लिखना है क्योंकि हमारे पास डेटा अभी तक यही है। हाँ वैसे जो है आर्टिकल्स वगैरह इनमें आता रहता है कि जनसंख्या 132 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, लेकिन क्योंकि ये जो है प्रमाणित रूप में है, अभी जब 2021 के डेटा आ जाएंगे तो फिर हम उस हिसाब से चेंज कर देंगे इनमें। अभी 2011 के हिसाब से देखें तो 121.2 करोड़ भारत की जनसंख्या है, और पूरे विश्व की बात करें तो वो कितनी है, 17.5% तक है। और चीन की विश्व में सबसे ज़्यादा है, ये तो आप लोग भी जानते हैं, 19.4% है भारत चीन की जनसंख्या। ठीक, इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत है? अब हम बात करेंगे कि भारत में जो जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है उसके बारे में, कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर किस प्रकार, कहाँ जनसंख्या अधिक है, कहाँ पर कम है, इन सब के बारे में देखेंगे। अब जो है इसमें थोड़े से डेटा हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब हम सबसे पहले बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, क्योंकि हम भारत की जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, और इसमें आप मैप से भी बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे यूपी के अंदर है, जो फर्स्ट नंबर पे जनसंख्या है वो यूपी की है, फिर हमारे महाराष्ट्र की, ठीक,
तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो हम बिहार की। हम हर चीज़ में जो है 4-4, 5-5 वो देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बनाने में थोड़ा आसानी रहे। पश्चिम बंगाल। और 5वें नंबर पे जो आती है हमारी कौन सी है, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सबसे पहले यूपी में सबसे ज़्यादा है, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक, इनके अंदर जनसंख्या सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। अब अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा राजस्थान का है। राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे पहले है, फिर एमपी का आता है, फिर महाराष्ट्र का आता है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या होगा। अब होता है न्यूनतम जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या, देखिए न्यूनतम जनसंख्या की अगर बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की, सबसे कम है सिक्किम। फिर आती है हमारी किसकी, मिजोरम की। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की। एक काम करते हैं, हम 3-3 राज्यों का नाम लिखते हैं ना, क्योंकि बहुत सारा डेटा हो जाएगा, आप लोगों को याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य यूपी, महाराष्ट्र और बिहार, ये सीक्वेंस याद रखना है आपको। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम के अंदर, फिर मिजोरम में। देखो सिक्किम में सबसे कम है, उससे अधिक मिजोरम में, मिजोरम से अधिक अरुणाचल प्रदेश में। इधर यूपी में सबसे कम, फिर उससे कम महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। ये कम होते जा रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या पाई जाती है वो असम में पाई जाती है। ठीक, इतनी चीज़ हो गई याद। अब हम बात करते हैं इसकी, और जो वो दशकीय वृद्धि की ओर बात करते हैं कि हर 10 साल में सबसे ज़्यादा वृद्धि का। आप ये चीज़ याद रखिएगा कि दशकीय वृद्धि दर जो है, भारत की दशकीय वृद्धि दर, भारत की दशकीय वृद्धि दर जो है वो है हमारी 17.64%। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, आपके नेट के एग्ज़ाम में भी आता है और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत सारे में आया है। भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, 17.64%। और ये पॉइंट वाले टर्म आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो हमेशा इसी तरीके से फंसाता है। 17.54 लिख देगा, 17.74 लिख देगा, तो आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए 17.64%। ठीक, अब हम बात करें अगर हमारे जो है इस तरीके से कि केंद्र शासित प्रदेशों में, तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है केंद्र शासित प्रदेशों में कहाँ कहाँ है। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली के अंदर केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या है, उसके बाद है पुदुचेरी में। ठीक, और अगर न्यूनतम की बात करें इसमें, तो न्यूनतम में इसमें आती है सबसे पहले तो कौन सा आएगा हमारा, सबसे कम जो है छोटे जिले, जो मतलब जो हमारे कौन से केंद्र शासित प्रदेश, इसमें सबसे कम है वो है लक्षद्वीप में। फिर उसके बाद आता है दमन दीव। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो दिल्ली में है, फिर पुदुचेरी में, न्यूनतम लक्षद्वीप और दमन दीव में। ठीक, इतनी चीज़ में कोई दिक्कत। हमने जनसंख्या की पूरी बात कर ली कि भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ कहाँ किस प्रकार से पाई जाती है। अब हम बात करेंगे भारत के अंदर जनसंख्या घनत्व। घनत्व की बात अगर हम करें, घनत्व का मतलब होता है कि 1000, मतलब जो है इसको हम देखेंगे, देखिए कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो व्यक्ति हैं या फिर जो सदस्य हैं, उनका जो घनत्व है, घनत्व का मतलब होता है प्रति वर्ग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, मतलब प्रति वर्ग, एक वर्ग क्षेत्र, प्रति वर्ग मतलब पूरे एक वर्ग क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को वहाँ का घनत्व माना जाता है। ठीक, घनत्व में अगर बात करें तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर एक कॉमन व्यू निकालें तो हमारे भारत में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। अब अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस राज्य का है, तो बिहार का है। आप लोग जानते हैं बिहार में कितनी बेरोजगारी है, तो वहाँ पर घनत्व सबसे अधिक है। फिर पश्चिम बंगाल में भी घनत्व सर्वाधिक है।
और तीसरा अगर हम बात करें तो केरल में जनसंख्या घनत्व तीसरे नंबर पे आता है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व के रूप में देखते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सबसे पहले बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल राज्य आता है। ठीक। और न्यूनतम की अगर बात करें, इसी में अगर न्यूनतम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम में आएगा हमारे अरुणाचल प्रदेश। देखिए, बिहार के अंदर प्रति वर्ग किलोमीटर की अगर बात करें तो 1000 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर, और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 ही लोग रहते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व का डिफरेंस है, सर्वाधिक बिहार में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। ठीक। अब हम बात करते हैं इसके अंदर लिंगानुपात की, और मैंने आपको पहले भी कहा था आप इस टॉपिक को एक बार बुक से ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि लिंगानुपात, इनके बारे में जो थ्योरीज आपको लिखनी है ना, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको बुक से पढ़ना है एक बार थोड़ा सा इसको। घनत्व के बारे में आप लोगों को एक पैराग्राफ तो आप लोग लिखोगे ही ना, तो वो सारी चीज़ें आपको बुक से पढ़नी है। लिंगानुपात से रिलेटेड आपको बुक से पढ़ना है। ठीक। और लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक और ये सब आप एक बार पढ़ेंगे, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या होता है? मतलब 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। मतलब मान लीजिए एक क्षेत्र है जहाँ पर 1000 पुरुष हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या उन 1000 पुरुषों पर कितनी है, इसको हम भारत का लिंगानुपात माना जाता है। जो सेक्स रेशियो है अपने यहाँ का, वो किस प्रकार से होगा? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की कुल संख्या। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत का लिंगानुपात 940 व्यक्ति है, 40 महिलाएं हैं। मतलब 1000 आदमियों पे 940 महिलाएं हैं। अभी आपको कम लग रहा होगा कि 1000 में 60 का ही तो अंतर हुआ। 1000 पे 60 है, सोच के देखिए, 1000 पे 60 है, 121.02 करोड़ पे कितना होगा? जब 1000 पे 60 है तो 121.02 करोड़ पे कितना आ जाएगा? ये इसलिए कहते हैं कि कन्याओं को पढ़ाओ, कन्याओं को जन्म दो, भ्रूण हत्या मत करवाओ, क्योंकि हमारा जो यहाँ का लिंगानुपात है ना, वो सर्वाधिक प्रभावित इसी से होता है। हमारे यहाँ पर क्या चलता है, लड़कियों को जो है गर्भ में ही उसका मतलब भ्रूण हत्या करवा देना। ठीक है। इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं वो हमारे लिंगानुपात को कम कर देती हैं। भारत का लिंगानुपात देखिए 940 है, और आप स्वीडन और ये यूरोप वाली कंट्रियों में जाइए, 1000 पुरुष हैं, महिलाएं 1100 मिलेंगी आपको। देखिए वहाँ का लेवल, देखिए कि कितने लेवल तक वहाँ पर इस लड़कियों को बढ़ावा दिया जाता है, और हमारे यहाँ 940 ही है। 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं पाई जाती हैं। अगर अभी तक की अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो रूस के अंदर मिलता है। रूस के अंदर 1100, इसको 1167, इतना जो है 1000 पुरुषों पर इतनी महिलाएं हैं। ठीक है। और इतनी महिलाओं को मतलब आप जानते हैं कि वहाँ का लिंगानुपात हमसे बहुत अच्छा है। और आप पाकिस्तान की बात ले लो, पाकिस्तान का लिंगानुपात हमसे अच्छा है, 943 है। हमसे तो ज़्यादा ही, अच्छा तो नहीं लेकिन हमसे ज़्यादा है। और वैसे उसको हम बोलते हैं आतंकवादी देश है। हाँ, जो बुराइयां हैं उसके अंदर, लेकिन लिंगानुपात के मामले में वो हमसे आगे हैं। ठीक। इतनी चीज़ समझ में आई आपको? अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात की अगर बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल के अंदर है, फिर हमारे तमिलनाडु में है। और अगर न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम तो आप समझ गए होंगे कि हरियाणा के अंदर सबसे कम लिंगानुपात होता है, क्योंकि लड़कियों को सबसे कम जो है वहीं पर रखते हैं। फिर आता है हमारा जम्मू कश्मीर। इतनी चीज़ समझ में आई आप लोगों को? हमने लिंगानुपात पढ़ लिया और सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम बात करते हैं इसमें साक्षरता की। साक्षरता का मतलब होता है, ये नहीं कि PhD कर रखी है वो साक्षर। कोई भी व्यक्ति जो मतलब अपने आप को एक तरीके से हम बोले कि वो पढ़ने में
या फिर कहीं भी आने जाने और इन सब चीज़ों में जो अपने आप को एजुकेट दिखाए, यानी साक्षरता का मतलब ये हुआ कि कितने लोग जो हैं वो एनरोल हुए, स्कूलों में कितने लोग गए, हमने उसी से अंदाज़ा लगा रखा है अपने यहाँ की साक्षरता दर कितनी है। और अगर भारत की साक्षरता दर की बात करें तो हमारे भारत के अंदर कितनी साक्षरता दर है, भारत के अंदर जो बात करें हम, तो भारत में टोटल देखिए साक्षरता जो दर होती है ना, वो एक तरीके से बताती है कि हमारे यहाँ पर कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं और कितने लोग हैं जो अभी तक नहीं पढ़े। अगर भारत की बात करें तो 74.4% साक्षरता दर है। सोचिए 74.4% है, 100 में से अभी कितना बाकी है, इतने परसेंट लोग हैं जो अभी भी बिना पढ़े हुए हैं, ठीक। और सर्वाधिक साक्षरता की अगर बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता है केरल के अंदर, केरल के अंदर। फिर हमारी अगर बात करें हम तो ये लक्षद्वीप वगैरह, मिजोरम, ये आ जाएंगे। और न्यूनतम की अगर बात करें, न्यूनतम में आता है हमारा बिहार, बिहार में सबसे कम साक्षरता पाई जाती है, ठीक। अब इतनी चीज़ समझ में आई। जो नागालैंड 2011, अगर नागालैंड की हम बात करें तो वो स्पेसिफिक था, उसके अंदर नेगेटिव में गई थी जनसंख्या, जितनी जनसंख्या थी उससे जनसंख्या कम हो गई थी 10 वर्ष बाद। तो नागालैंड को याद रखना है आपको, ठीक। इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार मुझसे पूछ लेना, ठीक। उसके बाद में हम एक छोटी सी और बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की। देखो अनुसूचित यानी SC और ST। देखिए अगर भारत में बात करें तो SC जनसंख्या 16.66% है और ST की अगर बात करें तो भारत के अंदर 8.2% की। और अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC और ST, ST की जनसंख्या इतनी है और ST की इतनी है भारत में। और सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो सर्वाधिक इसके अंदर है पर यूपी के अंदर, SC जनसंख्या यूपी में है और ST सबसे ज़्यादा है MP में। और SC न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम है किसके अंदर, न्यूनतम का इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें क्वेश्चन आता है प्रतिशत में, सर्वाधिक यूपी में SC और सर्वाधिक ST MP में। और अगर प्रतिशत की बात करें, प्रतिशत के हिसाब से तो ये पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा मिलते हैं और जो ये है ये मिजोरम में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। इतनी चीज़ों में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। ये हमारा जनसंख्या से संबंधित टॉपिक था और मैं आप लोगों को दोबारा कह रही हूँ कि आप लोग बुक से इस टॉपिक को एक बार प्लीज़ मेरे कहने से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको ना थ्योरी लिखनी है। मैंने आपको फैक्ट सारे लिखवा दिए, फैक्ट सारे आपको नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि थ्योरी इतनी कोई ज़्यादा एग्ज़ाम में आगे कंपटीशन में काम नहीं आती है, तो आप लोग एक बार थ्योरी को बुक से पढ़ें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम, आपका जो एग्ज़ाम है MA का, उसमें आपको क्या लिखनी है, थ्योरी भी आपको लिखनी है। तो आपको थ्योरी बुक से पढ़नी है, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।